ऑन बॉइलिंग। बॉइलिंग करने पर वॉल्यूम कैसे चेंज होता है? ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हाँ, ये तो पता ही, कुछ ही तो छोड़े बाकी की बात। खास बात देखिए क्या कहता है, 1 cm³ of water at 100 degree centigrade becomes 1760 cm³ of steam at 100 degree centigrade। वो वाटर जिसका आपने वॉल्यूम कितना लिया, 1 cm³ वॉल्यूम लिया आपने वाटर का, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जब आपने उसे हीट सप्लाई करी तो वो स्टीम में जब कन्वर्ट हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ, तो स्टीम एक्सपैंड देखिए कितना हो रही है, 1760 1760 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब और कहाँ 1760 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम। इससे क्या होता है, जब सिवियर बर्न इसलिए भी हो जाती है, स्टीम से कॉज हो जाती है, क्योंकि वो लार्जर एरिया पर फैल जाती है, सरफेस एरिया लार्जर कवर करेगी। अब जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, भाई वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब एक्सपेंशन ज्यादा होना, तो लार्जर एरिया को कवर कर पाएगी स्टीम या नहीं कर पाएगी, बताइए। यस यस सर। इसलिए बर्न्स और ज्यादा सिवियर हो जाते हैं पानी के मुकाबले। पानी तो एक पर्टिकुलर एरिया पे आएगा, खत्म हो गया, वहीं तक एरिया तक जो है कंस्ट्रेट हो गया, कि कंसंट्रेटेड हो गया, कि वहीं उसी पर्टिकुलर रीजन पर आ गया। लेकिन जो वॉल्यूम होता है स्टीम का, एक्सपेंशन की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए बॉडी के वो लार्जर एरिया को कवर अप कर जाती है और लार्जर एरिया पे इफेक्ट दिखाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है, इंप्यूरिटीज मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, अभी पढ़ा, इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस डिक्रीजेस विद इन प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज। उसी तरह से पहले प्रेशर से रिलेट करते हैं। देखिए क्या कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड्स का, वो इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज इन प्रेशर के साथ। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर प्रेशर घटाएंगे, कम करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल जो है, ये देखिए क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो 76 mm ऑफ Hg पर, यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो मर्करी बैरोमीटर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है, उसका कॉलम 76 सेंटीमीटर। इसी वजह से हिली रीजन्स पर या हायर एल्टीट्यूड पर, जब हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। वही वाटर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता था, वो 80 तक नीचे तक आ जाता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल हो जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है हिली रीजन्स में, कि जो आप खाना या फूड बना रहे होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या पल्सेस हो, वो ठीक से कुक नहीं हो पाती, ठीक से पक नहीं पाती, कच्ची रह जाती। बात समझ आई? और मोर ओवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, और 80 डिग्री से नीचे का मतलब उसमें कंटैमिनेशन का भी खतरा रहता है। इसकी वजह से इन्वेंशन करा गया प्रेशर कुकर्स का। जी हाँ, जो हमारे घर वाले मम्मियाँ हमारी धड़ल्ले से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हैं, और सब्जी में पता ही नहीं चलता कि क्या सब्जी है, कि आलू किधर है और टमाटर किधर है, कढ़ाई का इस्तेमाल ही बंद कर दिया है, सीरियल देखने है ना, इसलिए। तो प्रेशर कुकर का जो इन्वेंशन किया गया था, वो करा गया था हिली रीजन्स के लिए, जहां बॉइलिंग पॉइंट वाटर का नीचे चला जाता है। ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो थोड़ा और एक्सप्लेन करता, पर अपने आप को यहाँ पर रुकूंगा मैं और मुद्दे पर आऊंगा। अब प्रेशर कुकर का फायदा क्या होता है? जब प्रेशर कुकर में जब हम पानी डालने के बाद कोई भी पल्सेस या कोई भी वेजिटेबल बना रहे होते हैं, पानी डालने के बाद उसे बंद कर देते हैं, इससे उसके अंदर स्टीम जनरेट होती है। जब हम हीट सप्लाई करेंगे प्रेशर कुकर को, तो उसके अंदर जो वाटर है वो बॉईल होने के बाद स्टीम बनेगा। स्टीम बनने की वजह से प्रेशर कुकर के जो अंदर का प्रेशर होता है, वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1.75 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। The vapor pressure on water inside pressure cooker becomes nearly 1.75 times the atmospheric pressure। तो कुकर के अंदर जो प्रेशर बनता है वो 1.7 टाइम्स ज्यादा हो जाता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बट नेचुरल बढ़ जाएगा।
इसका मतलब वही वाटर जो अब तक हिली रीजन पर 80 पर बॉईल हो रहा था, वो कहीं जाके 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉईल हो जाता है। दिस इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो वाटर बॉइल्स इन कुकर एट अबाउट 120 to 125 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। इससे जो वेजिटेबल्स या पल्सेस जो भी हम कुक कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से हीट सप्लाई हो जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। Thus, cooking of vegetables, pulses, etc. becomes much faster since they get sufficient heat energy before water boils. Now, and is now at higher temperature. और देखिए टेम्परेचर भी 100 से ज्यादा है तो बैक्टीरिया का या कंटामिनेशन का भी खतरा खत्म हो जाता है। देखिए, और दूसरा, इतने टेम्परेचर पे खाना बनने की वजह से वो ज्यादा देर तक गर्म भी रह सकता है। ये वाला पॉइंट आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ये वाला मैंने आपको पॉइंट ये बताया कि जब हाईली रीजन्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। हम प्लेन्स वाले को प्रेशर कुकर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कढ़ाई में बहुत अच्छे से खाना बना सकते हैं आयरन के साथ, आयरन में मिलेगा हमें उसको। लेकिन नहीं साहब, जल्दी है ना। अब इसमें कोई डिबेट का मैटर तो नहीं रह गया, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें कुछ? नहीं सर। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इम्प्यूरिटीज मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है इम्प्यूरिटीज मिलाने से। ये हमारी मम्मी को बहुत पहले से पता है। इसमें फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत पहले से पता है, स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स। आप अपने घर पे भी पूछ सकते हैं कि जब भी उन्हें कोई दाल पकानी होती है कुकर में या किसी भी चीज में, तो उसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं पानी के साथ। दाल को पकाने के लिए पानी डाला और पानी में हल्का सा नमक डाल दिया। नमक डालने का मतलब इम्प्यूरिटी है, सॉल्ट डालने का मतलब इम्प्यूरिटी ऐड कर। उससे क्या होता है? इम्प्यूरिटी ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इफ अ कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, it boils at a temperature higher than 100 degree centigrade. Hence, we add salt in water while cooking pulses or vegetables so that the water provides sufficient heat energy to its content before boiling starts. ठीक। इसके बाद लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देखिए, लेटेंट हीट तो सिंपल हीट एब्जॉर्प्शन हो गई, उसमें कोई मास का रोल नहीं है, ठीक है। जबकि स्पेसिफिक लेटेंट हीट पर्टिकुलर पॉइंट पर आती है। हमने इसको कल डिस्कस भी किया था, पढ़ा देता हूँ। ये मैंने पॉइंट वैसे पढ़ा भी था कल। हीट है ना, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड ड्यूरिंग मेल्टिंग। कोई भी सॉलिड अगर मेल्ट होगा तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे आइस टू वाटर। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड बाय द लिक्विड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। अब वही अगर उस वाटर को दोबारा से आइस में कन्वर्ट होना है तो वो हीट रिलीज करनी पड़ेगी विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली, हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ लिक्विड ड्यूरिंग वेपराइजेशन। यानी अगर वाटर को वेपर में कन्वर्ट होना है, यानी स्टीम में कन्वर्ट होना है, तो वो हीट एब्सॉर्ब करेगा। और अगर उसी स्टीम को दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होना है, यानी गैस से लिक्विड में आना है, तो क्या करेंगे बताइए? हीट रिलीज हो, लिबरेट हो। अब फॉर्मूला टिक करिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, और इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए, कल भी हमने पढ़ी थी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ फेज, फेज मींस स्टेट। अब वो चाहे सॉलिड टू लिक्विड हो या लिक्विड टू गैस हो, या फिर लिक्विड टू सॉलिड हो या गैस टू सॉलिड हो, कहीं से कहीं तक भी कोई भी कन्वर्जन, यानी सॉलिड टू लिक्विड हो या लिक्विड टू सॉलिड, या लिक्विड टू गैस हो या गैस टू लिक्विड हो, जहां भी चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं है, चेंज इन स्टेट चलेगा। तो क्या कहता है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टेट और फेज is the quantity of heat energy absorbed or released by unit mass, word याद रखिएगा, unit mass of substance for the change in phase at constant temperature। यानी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है, जो हिडन हीट होती है चेंज इन स्टेट के लिए, वो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी होती है जो कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है अपनी, और वो भी सब्सटेंस कैसा? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट किसी भी फेज की वो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी होती है जो उस सब्सटेंस को चाहिए होती है, ठीक,
यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को चाहिए होती है अपनी फेज को चेंज करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है तो जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है उसे कहते हैं लेट स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और ऐसा यूनिट चेक कर लीजिए, जूल पर केजी, फॉर्मूला आपके सामने। ये स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन है जो मैंने कल ग्राफ में समझाई थी। वाटर के आइस टू वाटर वाला कॉन्सेप्ट है, पढ़ लीजिएगा चाहें तो, वैसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने ग्राफ में पहले ही बता दिया है। और फ्यूजन के साथ साथ एक वेपराइजेशन की ओर आएगी, वो देख लीजिए। ये पैराग्राफ वो वाला पैराग्राफ है जो मैंने आज स्टार्टिंग में समझाया है, स्टार्टिंग ऑनवर्ड समझाया है कि 1 ग्राम वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसे कितनी हीट चाहिए, ठीक है, वाटर टू आइस बनने के लिए या आइस टू वाटर के लिए। मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया है पूरा पोर्शन, आज स्टार्टिंग मैंने इसी से करी थी। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑन द मेल्टिंग ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मॉडल। मैंने लास्ट टर्न पर आपको ये बताया था कि जब आइस को वाटर बनना होता है तो उसके लिए जो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है वो चेंज इन फेज के काम आती है, वहां पर कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होता। सवाल उठा था कि क्यों टेम्परेचर में राइज नहीं होता, तो मैंने उसका रीजन ये दिया था कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उस दौरान, चेंज इन फेज के दौरान, वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको ओवरकम करने के लिए यूज होती। वो इसी बात को यहाँ पर कह रहा है, मार्क कर लीजिए। मैंने ये स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स बताया था सबसे पहले जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, याद है? एक बार हाँ कर दीजिए, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When a solid changes into liquid, जब एक solid liquid में change होता है without any change in temperature, बिना किसी temperature change में, तो जो average kinetic energy of molecule does not change। जो average kinetic energy है, जो internal kinetic energy से हम कह रहे हैं, वो change नहीं होती। किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल हीट एनर्जी 2 पॉइंट से बनती है। चैप्टर 11A के स्टार्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे तो वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि जो इंटरनल हीट एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, मैंने वर्ड यूज किया था वहां सिस्टम, या किसी भी बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की, वो दो चीजों से मिलकर बनती है, दो वैल्यूज से मिलकर बनती है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो वो कहता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो फिर वो एनर्जी कहाँ जाती है, फिर वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, चेंज इन फेज वाली। बट द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑन एन एवरेज इंक्रीजेस। जो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन है वो इंक्रीज हो गया, यानी जो आपने एनर्जी सप्लाई करी उसने क्या किया, उसने इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी यानी इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, उसको मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया। यानी जो आपने एनर्जी प्रोवाइड करी है उसने सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने के लिए मॉलिक्यूल जो क्लोजली पैक्ड थे उन्हें सेपरेट किया है, वहां आपकी हीट यूटिलाइज हुई है, इसलिए उसमें कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं आता। ठीक, क्लियर हो गई बात या नहीं? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज रीजन बीइंग, ऐसा रीजन क्यों, क्योंकि उस सेपरेशन के लिए क्यों, रीजन बीइंग some energy is required for increasing the separation against the attractive forces। कौन सी attractive forces हैं? Intramolecular force of Intramolecular attraction। force of attraction. जी, तो some energy is required for increasing the separation against the attractive forces between molecules, that is for the increase in potential energy। ध्यान रखिएगा उस potential energy को increase करने के लिए। बस जी, 1 मिनट विधि रुकिए, मैं पहले इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। हैंड डाउन करिए, मैं बताता हूँ इसको पूरा कंप्लीट करना। सेकेंड पॉइंट, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक्स एंड पॉइंट डू नॉट फ्रीज एट वंस एट ऑल। एक साथ फ्रीज नहीं होता, धीरे धीरे फ्रीज होता है। ये मैंने जो सबसे अभी जो एग्जाम्पल दिया था पॉन्ड्स और लेक का फ्रीज होने का, वो एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, इसमें यूज करना है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये वर्ड याद इस्तेमाल करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं आज का, और जनरल नॉलेज का एग्जाम्पल है कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना हो तो उसमें ठंडा पानी नहीं मिलाया जाता, आइस डाली जाती है ना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पानी डालने से टेस्ट खराब हो जाता है। अरे तो भाई आइस भी तो एक वाटर की ही फॉर्म है।
रीजन आपको अब पता चल गया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आइस को 1 ग्राम आइस को, अगर वन जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक में अगर 1 ग्राम आइस भी जो है पोर अप करी है या ऐड करी है, तो 1 ग्राम आइस को अगर 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होना होगा तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी आइस? 336 जूल। इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगी आइस, तब जाके वो 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो। तो वो वन जो हीट एब्जॉर्ब करेगी ये आइस, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आपने डाली है आइस क्यूब्स, तो वो हीट एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी? सॉफ्ट ड्रिंक से करेगी, कोल्ड ड्रिंक से करेगी या नहीं, बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जबकि वाटर के अंदर ये हिडन हीट नहीं होती, कोल्ड वाटर के अंदर ये हिडन हीट नहीं होती। ये हिडन हीट तो उसी के पास है जिसमें चेंज इन फेज की क्षमता है या कैपेबिलिटी है। यानी इफ आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और वो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो उसे कहाँ से मिलेगी? आइस को, कोल्ड ड्रिंक्स। इसी वजह से हम कोल्ड ड्रिंक्स में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में आइस ऐड करते हैं, ना कि कोल्ड वाटर। दिस इज बिकॉज 1 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade takes 336 joule of heat energy from the drink to melt into water at 0 degree। और ये हीट कौन रिलीज करेगा? सॉरी, एब्जॉर्ब कौन कर कहाँ से होगी? कोल्ड ड्रिंक से। ये आइस जो हीट एब्जॉर्ब करेगी वो कहाँ से करेगी? कोल्ड ड्रिंक से। अच्छा जी, इसके बाद ये वाला पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, व्हेन आइस इज नॉट फॉर, ये नहीं वाला नहीं था, हाँ ये 5th वाला। इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर हेल स्टॉर्म व्हेन आइस मेल्ट्स देन ड्यूरिंग और बिफोर हेल स्टॉर्म। The reason is that after hailstorm, ice absorbs heat energy required for its melting from the surrounding. That is why the temperature of the surrounding falls. अब इसमें जो important examples हैं वो मार्क कर लीजिए। सबसे पहले मार्क करिए एग्जाम्पल नंबर 11, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7, एट पावर कैलकुलेट करने वाला, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर नहीं, इसमें एक और होगा, यप, जिसमें मास बचेगा इसका हमारा। एग्जाम्पल नंबर आपने 13, 8 के बाद कौन सा बोला? 8 के बाद मैंने बोला 13, 8 के बाद 13। तो अभी जो हमने मार्क करे हैं वो करे हैं 7, 8, 11, 13, ये मार्क करें, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, 0 डिग्री से -22 तक पहुंच जाता है अगर हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं आइस में, और उसका इस्तेमाल हम यूज करते हैं कुल्फीज को प्रिपेयर करने में या फ्रीजिंग मिक्सचर को प्रिपेयर करने में। देन स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। प्रेशर इंक्रीज करने का फर्क, टिक लिख लिया। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, ये 11th, हाउ इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अफेक्टेड व्हेन सम सॉल्ट इज एडेड? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड increases with adding impurity in it। 12th, what is the effect of increase in pressure on boiling point? The pressure अगर increase होगा तो boiling point increase होता है, और pressure अगर decrease होगा तो boiling point decrease हो जाता है। Then term latent heat,
यानी हिडन हीट को टिक करिए। ये कंप्लीट द फॉलोइंग कर लीजिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में इस तरह से आ सकते हैं। देन इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 18th, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, उसकी एसआई यूनिट, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। इसका क्या मतलब है, ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच हैज मोर हीट, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ग्राम ऑफ वाटर, किसके पास होनी चाहिए ज्यादा? 1 gram of water. water, अच्छा, इसका आंसर लिखा है इसलिए। नहीं सर, नहीं वो सर, पता 336 प्रति ना 336 जूल। भाई वाटर को अगर आइस में कन्वर्ट होना है तो उसे हीट रिलीज करनी पड़ेगी, कितनी? 336 जूल हीट। ध्यान रखिएगा, ये हिडन हीट का कॉन्सेप्ट हमेशा। 24th क्वेश्चन, आइसक्रीम अपीयर्स कोल्डर टू माउथ देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। की जो हम आइसक्रीम खाते हैं, खाते वक्त हमारा मुंह थोड़ा सा ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, पर आपने देखा होगा जो हमारा सलाइवा होता है वो भी थोड़ा सूख जाता है, जो है माउथ अंदर से थोड़ा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, सलाइवा भी नहीं होता। महसूस किया है कभी खाते हुए? yes sir, और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है कंपेयर टू वाटर। अब ऐसा किस लिए है, आपको पता होना चाहिए कि आइस के पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है। तो पर जो आपके पास आइसक्रीम जो आप खा रहे हैं, वो उस 1 ग्राम आइसक्रीम को अगर 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होना है, ऐसे ही बता देता हूँ, अगर 1 ग्राम आइसक्रीम को 1 ग्राम वाटर में मेल्ट होना है या चेंज होना है, तो वो कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगी? आपके माउथ से। इसी वजह से आपका माउथ आपको ठंडा फील होता है। बात समझ आ रही है? दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, आ गई। सर एक और बार। मैं ये कह रहा हूं कि जब आइसक्रीम को मेल्ट होना होगा, मेल्ट होने के लिए आइसक्रीम को जब मेल्ट होना होगा, तो मेल्ट होने के लिए आइसक्रीम को हीट की ज़रूरत है, उसे हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी आइसक्रीम को। तो वो हीट कहाँ से मिलेगी उसको? आपके माउथ से मिलेगी, माउथ के अंदर से मिलेगी वो हीट, वहां से वो खींच लेगी हीट। इस वजह से आपको माउथ जो है वो कोल्डर फील होता है। ओके सर। 26, ये इसमें भी वही है, लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस वाला, और हेल स्टॉर्म वाला टिक कर लीजिए 26। एक 29 का, it surrounding becomes pleasantly warm when water in a lake start freezing in cold countries। ये भी ठीक है। बाकी तो फिर न्यूमेरिकल है, वो तो कल कराना ही है, आज तो नहीं, कल कराऊंगा।